नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। क्या आपके भी मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या इतिहास का प्रकृति से भी कोई संबंध है? क्या फिर इतिहास का प्रकृति विज्ञान से कुछ ऐसा संबंध है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है? दोस्तों, हम बात करेंगे एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में और हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं इतिहास लेखन की इस पुस्तक के अंतर्गत, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस एल बरे। और इतिहास के बहुत ज़्यादा जाने माने और प्रसिद्ध राइटर हैं एस एल बरे, इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि हम जानेंगे इतिहास और प्रकृति विज्ञान में क्या संबंध है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यह चैप्टर 13 यानी कि अध्याय 13 है और अध्याय 13 इतिहास और प्रकृति विज्ञान में संबंध हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इतिहास जो है सामान्य रूप में इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन करता है। अतीत में घटित घटनाओं का जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका तथ्यात्मक अध्ययन करना इतिहास का काम है। यहाँ पर प्रकृति किस तरह से भूमिका निभाती है इतिहास में, वो जानना हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं इतिहास और प्रकृति विज्ञान में आपसी संबंध को समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि उनमें क्या अंतर है। सर्वप्रथम डिल्थे ने प्रकृति के अध्ययन अर्थात प्राकृतिक विज्ञान एवं मनुष्य के अध्ययन अर्थात इतिहास में अंतर स्पष्ट किया। डिल्थे का मानना था कि इतिहास द्वारा मनुष्य को समझने के सूत्र मिल सकते हैं एवं प्रकृति विज्ञान द्वारा प्रकृति को समझा जा सकता है। अतः डिल्थे के ने ज्ञान के दो मार्ग बताए, प्रकृति के ज्ञान के लिए प्राकृतिक विज्ञान और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। यहाँ पर डिल्थे ने कहा कि हम दो मार्गों से हम चीज़ों को भली भांति समझ सकते हैं। अगर हमें प्रकृति के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें प्रकृति विज्ञान को समझना पड़ेगा, और अगर मानव संबंधी ज्ञान चाहिए तो इतिहास को समझना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखते हैं कि ये तो हो गया अंतर। अब इन दोनों में संबंध किस तरह स्थापित होगा वो जानने के लिए हमें इस अध्याय को पढ़ना होगा। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर समझकर आप अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग तैयार कीजिए। क्योंकि जब आप एमए जैसे बड़े लेवल पर पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक पर अपने विचारों से उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। क्योंकि हमेशा ही चीज़ों को अगर आप याद करते रहेंगे तो फिर शिक्षा का मतलब ही क्या रहेगा। क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है समझना या सीखना, ना कि केवल रट कर लिखना। दोस्तों, पहला बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं आदि से अंत तक मानव इतिहास के संबंध। आदि से अंत तक मानव इतिहास के संबंध। यहाँ पर हमें यह जानने का प्रयास करना है कि शुरुआत से ही प्रकृति विज्ञान हमसे किस प्रकार जुड़ा है। देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार प्रकृति विज्ञान हमसे जुड़ा है। आदि मानव या फिर आदिकाल से लेकर वर्तमान मानव तक के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि मानव ने प्रकृति के संपर्क से ही अपनी दैहिक, बौद्धिक एवं भौतिक प्रगति की है। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव एवं प्रकृति के सामंजस्य ने ही इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ दिया है। पाषाण युगीन मानव की आजीविका का प्रमुख साधन आखेट एवं खाद्य संग्रह उसके प्रकृति से संपर्क का ही परिणाम था। कालांतर में मानव आजीविका के साधन के रूप में कृषि एवं पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, उसमें भी प्रकृति की अहम भूमिका थी। इस प्रकार मनुष्य एक ऐतिहासिक जीव के रूप में प्रकृति का अंग बनकर उससे सीखता गया और अपना विकास करता गया, और उसी से निर्मित हुआ उसका इतिहास। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इतिहास तो मनुष्य के जन्म से ही उससे जुड़ा था। जब वह जंगल में गया, जब उसने खेती प्रारंभ की, जब उसने अपने लिए भोजन जुटाए, जब उसने अपने लिए घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काटी, तब से ही उसका
प्रकृति के साथ संबंध प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास के जो प्रमुख 4 तत्व हैं वह किस तरह प्रकृति विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, इतिहास 4 अंगों से मिलकर बना होता है। जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो हमें 4 चीज़ें सामान्य रूप से चाहिए होती हैं। क्या हमें चाहिए होती है? व्यक्ति की जानकारी, फिर व्यक्ति किस स्थान से था, व्यक्ति किस समय काल का था, और फिर व्यक्ति के साथ क्या घटित हुआ। इस तरह हमें 4 प्रकार की जानकारियाँ चाहिए होती हैं इतिहास लेखन में। यहाँ पर एक सूत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, 3P + E = हिस्ट्री। मतलब 3P और 1 की। 3P से मतलब होता है पर्सन, प्लेस और पीरियड, और साथ में ई यानी कि इवेंट। ये चारों मिलकर बनते हैं इतिहास। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित होकर इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी आप देखने की कोशिश करें कि किसी भी घटना में अगर कोई प्राकृतिक जुड़ाव आता है तो वहाँ पर प्रकृति विज्ञान का संबंध होना निश्चित है। अब यहाँ पर हम तीसरा बिंदु देखने को समझते हैं, इतिहास में काल का महत्व। इतिहास में काल का क्या महत्व है? इतिहास में काल का विशेष महत्व है। काल निर्धारण की प्रक्रिया से गुजरना एक पुरातत्ववेदता का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, जो सर्वे करते हैं, ज़मीन की खुदाई करते हैं और जो प्राचीन चीज़ों को निकालते हैं और उनका परीक्षण करते हैं, उन्हें पुरातत्ववेदता या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। एवं इतिहासकार के लिए आवश्यक है, चाहे मानव का उद्विकास का अध्ययन हो या विभिन्न आदिम संस्कृतियों के विकास का। इनके ठीक काल निर्धारण के बगैर तत्व संबंधी अध्ययन पूर्णतः को प्राप्त नहीं हो सकता। काल निर्धारण की मुख्यतः 2 तिथियां सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि एवं निरपेक्ष निर्धारण विधि होती है। निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि होती है। दोस्तों, इतिहास के काल निर्धारण में प्रकृति विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और हम इससे यह जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कितनी आयु है या कितनी पुरानी है। यहाँ पर देखते हैं चौथा बिंदु, तिथि निर्धारण में जलवायु का महत्व। वर्तमान व जलवायु में आए विभिन्न परिवर्तनों ने समय पर पृथ्वी की बनावट में भी परिवर्तन किए। इस तरह के परिवर्तन कहीं जलवायु के कारण एवं कहीं हिमयुगों के कारण हुए हैं। प्रतिनूतन काल में ऐसे परिवर्तन हिमखंडों के पिघलने, जमाव या फिर हिमखंडों के स्थान परिवर्तन करने के कारण हुए हैं। नदियों के किनारे उसके द्वारा बहाकर लाई गई सामग्री विभिन्न सोपानों का निर्माण करती है, जिसके अध्ययन से पुरातत्ववेदता तथा भूगर्भशास्त्री सापेक्षता के आधार पर जमाव एवं प्राप्त सामग्री का तिथि क्रम निर्धारित करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि विश्व की जितनी भी ज़्यादा प्राचीन सभ्यता विकसित हुई हैं वे सभी नदियों के किनारे हुई है। चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जो दजला फरात के किनारे हुई, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो जो सिंधु नदी के किनारे हुई। इस तरह हम देखते हैं कि नदियों के किनारे कई बार हमें ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर कितनी प्राचीन सभ्यता थी। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक अंगों का भी हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखते हैं 5वां बिंदु, मानव की उपस्थिति के प्रमाण। दोस्तों, चतुर्थक काल से मानव की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त है। इस चतुर्थक काल को प्रतिनूतन तथा सर्वनूतन कालों में विभाजित किया गया है। यह प्राकृतिक उथल पुथल का काल था जिसकी तिथियां भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा निर्धारण कर ली गई है। प्राकृतिक आपदा के प्रतीक ज्वालामुखी फूटने के पश्चात उससे निकला लावा एक निश्चित भूगर्भ को ढक लेता है और लावा के अंदर ढकी हुई वस्तुओं के समय काल को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि लावा के नीचे ढकी हुई ये वस्तुएं कई वर्षों तक सुरक्षित होती है। इस तरह हम प्रकृति के जरिए हम मानव इतिहास को या फिर हमारे सामान्य इतिहास को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर छठवां बिंदु आता है, प्रकृति एवं मानव में संबंध। प्रकृति एवं मानव में क्या संबंध है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों,
इतिहास का दूसरा प्रमुख अंग व्यक्ति तो प्रकृति से पूर्णतः प्रभावित ही रहता है। बीको ने कहा था कि प्रकृति ईश्वर की रचना है और इतिहास का रचयिता मनुष्य है। इतिहास का रचयिता मनुष्य है, यह कथन बीको का है और यह कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकृति ईश्वर की रचना है और इतिहास का रचयिता मनुष्य है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है इतिहासकार बीको ने। और हर्डल महोदय ने कहा था कि मनुष्य केवल तर्कशील प्राणी नहीं है, वह निश्चय करने वाला तथा अनुभव करने वाला प्राणी है। कतिपय विद्वानों ने प्रकृति को मनुष्य के लिए ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान माना है। वस्तुतः मानव ने अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क एवं अनुभव द्वारा प्रकृति को न केवल जानने समझने की चेष्टा की, अपितु प्रकृति से बहुत कुछ पाया भी है। मानव को सर्वांगीण विकास में प्रकृति ने अहम भूमिका अदा की है। प्रकृति के संपर्क में आकर ही मनुष्य ने अपना दैहिक एवं बौद्धिक विकास किया है एवं इसी से इतिहास को भी गति एवं दिशा मिली है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों ने इतिहास में व्यक्ति के क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। डार्विन द्वारा प्रतिपादित समर्थ की जीवितता का सिद्धांत इतिहास में व्यक्तियों के संदर्भ में पूरी तरह लागू होता है। सल्तनत कालीन विपरीत परिस्थितियों में बलबन ने परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालकर सफलता प्राप्त की थी। नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख आदि के साथ भी यह सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों, यह जो जीवितता का सिद्धांत है, यह कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी को संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष गर्भ से प्रारंभ होकर अंतिम सांस तक चलता है। दोस्तों, यहाँ पर 7वां व अंतिम पॉइंट हम देखते हैं, परिस्थितियों का इतिहास निर्माण में योगदान। इतिहास निर्माण में प्राकृतिक विज्ञान का महत्व दृष्टिगोचर होता है। हुमायूं अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाया, इसलिए इसे मुगल साम्राज्य सहित भारत से पलायन करना पड़ा। दूसरी ओर शेर शाह सूरी ने स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अफगान में साम्राज्य की स्थापना की। ठीक इसी तरह जो छत्रपति महाराज शिवाजी थे, उन्होंने अपने आप को अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों में ढाला और गोरिल्ला और छापामार पद्धति के जरिए अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदला और जो मुगल साम्राज्य था उसकी कमर तोड़ी। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि बीको, हर्डर, विल्हेम डिल्थे एवं स्पेनगर इत्यादि कई विद्वानों ने इतिहास को किसी न किसी रूप में प्राकृतिक विज्ञान के साथ संबंध करके देखा है। वस्तुतः इतिहास प्राकृतिक विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंध है। इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु मानव है और विद्वानों ने मानव को एक ऐतिहासिक जीव की संज्ञा दी है और यदि इस ऐतिहासिक जीव से संबंध कार्य का व्यवहार को समझना है तो इतिहास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान से संबंध होकर करना ही पड़ेगा। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि जो इतिहास है इसका संबंध प्राकृतिक विज्ञान से सीधे तौर पर है और हम कई बार यह तय करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या प्राकृतिक जो तत्व हैं वह इतिहास की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस अध्याय से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक तत्वों या फिर प्राकृतिक पंच तत्वों के जरिए ही हम इतिहास का एक स्पष्ट अध्ययन कर सकते हैं और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह समाप्त होता है एक महत्वपूर्ण अध्याय इतिहास का। प्राकृतिक विज्ञान से प्रकृति विज्ञान से क्या संबंध है, यह हमने जानने का प्रयास किया। और दोस्तों, अगर आप इस अध्याय के नोट्स बना रहे हों तो आपको एक सुझाव दे सकता हूं कि आप इस वीडियो की जो स्पीड है उसे बहुत कम कर दीजिए, तो मेरी आवाज़ आपको बहुत धीरे धीरे आएगी और आप आराम से लिख सकते हैं। और इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर 2-3 बार सुने तो कोशिश कर सकते हैं कि आप चीज़ों को दिमाग में समझ पाएंगे, क्योंकि रटने से अच्छा है कि चीज़ों को 2-3 बार पढ़कर आप समझ सकते हैं। और इतिहास ऐसा विषय भी नहीं है कि जिसे आप ज़्यादा कठिनाई से समझना पड़े आपको, आप सामान्य रूप में समझ सकते हैं। केवल आपको तथ्यों को, डेट को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक प्रसिद्ध रचनाकार, एक प्रसिद्ध इतिहासकार डेल कार्नेगी, जो कि अमेरिकी लेखक हैं, वे कहते हैं, असफलता को सफलता में बदलो
निराशा और असफलता सफलता के रास्ते में आने वाले दो निश्चित पद चिन्ह हैं। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके रास्ते में निराशा और असफलता आएगी। अगर आप इन दोनों के बगैर सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपने ख्वाबों में ही सफल हो सकते हैं। इसलिए निराशा और असफलता से मत डरिए। सोचिए कि आपके लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।